और बताते हैं ग्राफिक के जरिए। अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है, क्योंकि 6.3 से 6.8 यानी कि 6.3 से 6.8% जीडीपी रहने का अनुमान है। निवेश में तेजी की उम्मीद भी जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण इस ओर इशारा कर रहा है। महंगाई दर में कमी की संभावना भी इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिखी है। इसके अलावा जो खुदरा महंगाई है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, यह भी आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। सर्विस सेक्टर का जो निर्यात है उसमें ग्रोथ हो रही है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक सुखद पहलू है। वस्तुओं की ऊंची कीमत से जो महंगाई का जोखिम है वो दिख रहा है। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा बेहतर करने की अभी और जरूरत है, यानी कि आपको अगर ग्लोबल देखना है तो फिर आपको थोड़ा सा और प्रतिस्पर्धा वाला बनना होगा। दिवाला कानून से देनदारों को जो संकट से बाहर है वो निकाला गया है। इसके अलावा एआई के चलते विपरीत प्रभावों को कम करने की भी जरूरत यह आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना होगा, यानी कि इंफ्रा में अभी प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको और तेजी के साथ बढ़ाना होगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो और तेजी के साथ हो सके। अब उम्मीद देखिए क्या है। उम्मीद तो ये है कि 10 लाख तक की जो आय है वो टैक्स फ्री हो जाए, और ये हर बार होता है। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा, चूंकि जो मध्यम वर्ग है वो ये उम्मीद करता है कि उसको जो इनकम है उसमें कुछ छूट मिल जाए, और इस बार भी वही उम्मीद है। अब ये उम्मीद कितनी पूरी होती है ये कल बजट का जब पिटारा खुलेगा तब देखना होगा। होम लोन में राहत मिले, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ज्यादातर आप देख रहे हैं कि जो लोग या होम बायर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनको इसमें राहत मिल जाए। किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाया जाए, यानी कि इसमें जो अभी राशि मिल रही है उसको बढ़ा दें, या रेल किराया और माल भाड़े में कटौती कर दी जाए, ये भी उम्मीद लोग कर रहे हैं। हालांकि पहले रेल का बजट आप देखते हैं अलग से पेश होता था, लेकिन अब इसी बजट में शामिल होता है, तो लोगों को उम्मीदें रेल को लेकर के भी बजट से रहती हैं। संतों के लिए पेंशन योजना होनी चाहिए, ये भी आपको बता दें कि इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं पीछे आपने देखा कि हुई हैं। इसका अलावा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए। पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएं, ये भी लोगों को उम्मीद है, क्योंकि खासतौर से जो डीजल है अगर उसका दाम आप देखते हैं कम होता है तो उसका जो असर है वो सीधे तौर पर महंगाई पर भी पड़ता है। सस्ते घर खरीदने के लिए जो प्राइस लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उनके जो प्राइस लिमिट है अभी उसको बढ़ा दे अगर सरकार, तो थोड़ा सा और अच्छा घर लोग खरीद सकते हैं। ये सारे आप देख रहे हैं मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उम्मीद के तौर पर देख रहा है। टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरी सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक सुधार हुआ है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग खनन रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग 30 करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक ई टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में
चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि उम्मीदें तो होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे हरियाणा के अंदर, पीछे भी काफी प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अगर आज हम देखें, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस गति से देश को आगे बढ़ाया है कि अगर हम हरियाणा की बात करें, हमारे हरियाणा के अंदर जो सड़कों का जाल बिछा है, एक जो लोगों को रास्तों की सुविधा मिली है, आज हर जिला हरियाणा का 4 लाइनिंग से जुड़ा है। आज हरियाणा के कोने से दूसरे कोने में जाने में मात्र 3.5 घंटे का समय लगता है। इतनी हरियाणा के अंदर विकास की गति हुई है। हरियाणा में यूनिवर्सिटीज बनी है, हरियाणा के अंदर हमने कॉलेजेस बनाए हैं, हरियाणा में एम्स खड़ा हुआ है, और भी आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमने बातें कही हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा को उसका हिस्सा वो प्रखरता से, मजबूती से मिलेगा। उसमें कुछ तो उम्मीदें सबकी हैं और उम्मीदें हर बार होती हैं। अब ये देखना होगा कि कल जब ये बजट पेश होगा तो वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, क्योंकि जाहिर है कि एक तो इतनी बड़ी आबादी और सबकी अपनी अपनी उम्मीदें, अब उस पर ये बजट किस तरीके से तैयार हुआ है या बजट के अंदर क्या खास रहेगा, किसको राहत मिलती है, किसके हाथ मायूसी लगती है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अमूमन बजट के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी लोगों की रहती हैं। कुछ लोगों को बजट रास आता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बजट में उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन कोशिश, क्योंकि सरकार, अगर आप पूरे देश के पर्सपेक्टिव में इसको आप देखें तो उम्मीद और कोशिश ये रहती है कि देश कैसे तेज गति के साथ आगे बढ़े, और देश का अगर आर्थिक विकास हो रहा है, देश आर्थिक तौर पर उन्नत कर रहा है, तो उसका जो लाभ है वो सब तक पहुंचता है और सभी को वो मिलता है। तो कोशिश तो ये रहती है सरकार की, लेकिन उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और ये पूरी तरह से स्पष्ट तो तभी होगा जब कल ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे, और उसके बाद ये देखना होगा कि अलग अलग सेक्टर जो उम्मीद इस समय कर रहे हैं इस बजट से, वो कितनी उससे पूरी हो पाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि अब आर्थिक सर्वेक्षण आज जो पेश किया गया है वो जो देश की वित्तीय स्थिति है उसका एक लेखा जोखा ज़रूर सामने रखता है। और अगर अनुमान 6.2 से 6.8% की ग्रोथ का है, तो आप ये मान सकते हैं कि आर्थिक जो सेहत है वो देश की सही है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब उसका लाभ कितना लोगों तक पहुंच रहा है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बहुत सारे सेक्टर्स आप देखते हैं कि उम्मीद करते हैं, जैसे कि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने पहले भी आपको ग्राफिक के जरिए बताई, उसमें आम आदमी की जो उम्मीद है वो यही है कि उनको टैक्स में छूट मिल जाए, महंगाई से राहत मिल जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सस्ती हो जाएं, घर खरीदना उनके लिए सस्ता हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम आदमी उम्मीद के तौर पर देखता है। और कोशिश सरकार भी ये करती है कि राहत के तौर पर वो जितना हो सके उतना दे। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि देश के आर्थिक स्थिति को देखते हुए और देश को और सुदृढ़ कैसे रखना है, इन सब चीज़ों का भी एक आप कह सकते हैं कि मिला जुला जो स्वरूप है वो आपको बजट में देखने को मिलता है। और उसको बैलेंस करने की जो कोशिश है वो भी सरकार के स्तर पर होती है। तो अलग अलग वर्ग हैं, जिसमें आप कहें किसान हैं, महिला हैं, नौजवान हैं या उद्योगपति हैं, उन सबको ये उम्मीदें रहती हैं कि भाई उनके लिए इस बार उस बजट में कुछ रहे या उनके लिए कुछ खास अलग से कुछ व्यवस्था ऐसी हो जिससे उनका जो सेक्टर है वो और तेज़ी के साथ ग्रो करे। तो हर कोई अपनी अपनी उम्मीद लगाए हुए है। और अब देखना यह है कि कल जब यह बजट पेश होगा तो उसमें बजट के पिटारे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के क्या निकलता है। हालांकि आज जो आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया है उसके आधार पर भी अब देखते हैं कि इसकी जो मायने हैं वो क्या है और ये किस तरह की जो तस्वीर है उसको दिखा रहा है। और इसी के आधार को अगर हम लोग मानते हुए चलें तो कल बजट से क्या मिलने की उम्मीदें हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वीरेंद्र चौहान जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश रोड जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका स्वागत है। नवनीत गुप्ता जी हमारे साथ, आप सीए हैं। नवनीत गुप्ता जी, आपका स्वागत। और डॉक्टर एसपी अग्रवाल जी हैं, आप उद्योगपति हैं। डॉक्टर एसपी अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि आज हम लोग सारा दिन देख रहे थे और बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों को भी ग्राउंड से मिले, वो भी हम लोगों दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
ओवरऑल जो उम्मीदें हैं लोगों की वो मैंने बताया दर्शकों को भी और आप भी सुन रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि कल बजट ये पेश होना है, ये कहा जा रहा है कि सभी का ख्याल रखा जाएगा और सभी के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। कैसे देखा जाए, कल का दिन बड़ा उम्मीदों भरा है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र चौहान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?